हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे हैं आप सब। फटाफट से ये वीडियो को लाइक करें और मुझे बताइए कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चे। होपफुली आप सब बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ज़रूरी कंटेंट कवर करने वाले हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू कवर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का हिस्सा होता है, इसका हम आरटीपी कवर करने जा रहे हैं बच्चों। ये वीडियो के अंदर हम रिविजनरी टेस्ट पेपर कवर करने जा रहे हैं फॉर नवंबर 2020। ठीक है ना बच्चों। सब्जेक्ट का नाम कौन से सब्जेक्ट का करने जा रहे हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यहाँ पे आरटीपी नवंबर 2020 कवरेज करने जा रहे हैं बच्चों। तो इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे कई सारे आरटीपीज़ के लेक्चर्स आप सबको अवेलेबल करवाऊँगा। आरटीपीज़ पास्ट पेपर्स जिनको आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा और ध्यान रखिएगा किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो ऊपर ये आपको लिंक्स दिख रहे होंगे मेरे, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी जाके मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या डाउट आ रहा है। यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में जाके भी ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं मुझे बताइए। हम अल्टीमेटली आरटीपी नवंबर 2020 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये रहा आपके साथ में, ठीक है ना। अब ये आपने करना कैसे है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये अल्टीमेटली आरटीपी आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है तो साथ साथ में आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। लिखने से क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते रहेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से आपका कवरेज होगा, रादर देन कि आप सिर्फ सुनते रहें। तो ये रिविजन क्लास नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्लास जहाँ पे आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना बच्चों। तो हम कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी नवंबर 20। ठीक है ना। A company uses 4 raw materials A, B, C and D for a particular product for which the following data apply. Raw material A है, usage per unit of product is 12 किलो, reorder quantity given है, price per kg given है, delivery period यानी कि इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लीड टाइम। लीड टाइम बोलते हैं बच्चों, 2, 3, 4 वीक्स के अंदर गिवन है। रीऑर्डर लेवल गिवन है, मिनिमम कुछ नहीं गिवन। इसी तरीके से बाकी भी है। वीकली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आउटपुट की बात कर रहा है, यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है। और ध्यान से अगर आप क्वेश्चन का डाटा देखेंगे, यहाँ पे गिवन है यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए ये आउटपुट की बात कर रहा है। एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए ए के 12 किलो लगते हैं, बी के 8। यहाँ पे ना आपको एक कन्वर्जन करना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझ। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी निकालना है, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, एवरेज स्टॉक ऑफ ए, और ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दे दी हैं। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, ऊपर तो कुछ गिवन नहीं है, एक एक करके इसको शुरुआत। लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी नवंबर 2020। ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से साइड पे ना लिखो ताकि आपको याद रहे कि भैया आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, साइड पे जरूर लिखिए इस तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकालना है द मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए निकालना है बच्चों। मिनिमम स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करिए आप अपना मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर। मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर याद करिए, उसके अंदर क्या फॉर्मूला गिवन था आपको, इट वाज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू
एवरेज लीड टाइम। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से इसका फॉर्मूला था, विच इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल कितना है बच्चों, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल तो 60,000 किलो हो गया, 60,000 kg, माइनस एवरेज यूजेज कितना है बच्चों, एवरेज यूजेज निकालते हैं, एवरेज लीड टाइम इज 3 वीक्स इनटू एवरेज यूजेज, एवरेज यूजेज कितना है बच्चों, एवरेज यूजेज हो गया 900 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और एक यूनिट को बनाने के लिए 12 किलो, एक यूनिट को बनाने के लिए 12 किलो, तो हो जाएगा 900 इंटू 12, है ना। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 27,600, 27,600 हो गया बच्चे, ठीक है ना, 27,600। बाकी निकालते हैं इसके अंदर, रिक्वायरमेंट नंबर 2, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, लिखा हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैक्सिमम स्टॉक निकालने का, मैक्सिमम स्टॉक का था रीऑर्डर लेवल, याद करिए साथ साथ में, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से होता है। रीऑर्डर लेवल देखते हैं हम, किसका निकालना है हमें यहाँ पे, बी का, बी का रीऑर्डर लेवल कितना गिवन है हमें, क्या कहेंगे, ये रहा 70,000, 8,000, 70,000 प्लस 8,000 हो गया। अब इसके अंदर से माइनस क्या करना है, मिनिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज कितना है बच्चों, 5, और यहाँ पे लिखा मैंने 5 वीक्स, मिनिमम, सॉरी ये मिनिमम लीड टाइम हुआ, मिनिमम यूजेज निकालने के लिए ये हो जाएगा 550 यूनिट्स इंटू 8 किलो पर यूनिट, ठीक है ना। इससे आपका पूरा का पूरा ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 70,000 प्लस 8,000, 78,000, 56,000, ठीक है ना बच्चों। तो 56,000 आ गया, ये क्या आगे निकल के आ गया हमारा मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक इज 56,000, ठीक है ना बच्चों। अगला निकालते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3 इज रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, सी का हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है बच्चों, फॉर्मूला याद करिए, रीऑर्डर लेवल का क्या था, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेज। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है बच्चों, हमें मैक्सिमम लीड टाइम कितना गिवन है सी का, 7, मैक्सिमम लीड टाइम इज 7, तो मैंने यहाँ पे लिख ही देता हूँ 7 वीक्स इंटू मैक्सिमम यूजेज कितना है बच्चों हमारा 1250, 1250 इंटू 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 1250 इंटू 52500 kg, ठीक है ना बच्चों। आराम आराम से निकालते जाओ बच्चों, बस और कुछ करना ही नहीं होता है इसके अंदर, आराम आराम से, बस आराम आराम से सॉल्व करते जाएं। नंबर 4, एवरेज स्टॉक ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 2,
मैक्सिमम प्लस मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम तो निकालना पड़ेगा हमें, मिनिमम तो हमने ऊपर निकाल ही लिया है, मिनिमम तो हमने ऊपर निकाला ना 27,600 डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम निकालना पड़ेगा तो इसको वर्किंग नोट में निकाल दीजिए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, नोट जो मैंने वर्किंग नोट बनाया है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये रीऑर्डर लेवल कितना हो गया, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कितना हो गया बच्चों, रीऑर्डर लेवल इज 60,000, यहाँ पे लिखा है 60,000। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना गिवन है 12,000, लिखा 12,000 माइनस मिनिमम 2 इंटू 550 इंटू 12, तो ये हो गया 58800। ठीक है, तो मैंने यहां से 58800 यहां पे लिख दिया, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। है ना बच्चों, तो यहां से लिंक हो गया और ये निकल के आ जाएगा 43,200। ठीक है ना बच्चों, तो 43,200 इस तरीके से निकल के आ गया हमारा। आगे निकालते हैं और क्या मांगा गया है हमसे, रीऑर्डर लेवल ऑफ डी, रीऑर्डर लेवल ऑफ डी मांगा गया है, तो इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट से। इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम विच इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज कितना है बच्चों, मैक्सिमम यूजेज आएगा 1250, डी का निकालना ना ये, क्या है 1250 इंटू 5, मैंने यहाँ पे लिखा 1250 इंटू 5 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम लीड टाइम कहाँ गया भाई साहब, इतने सारे डाटा गिवन है बच्चा तो कंफ्यूज ही हो जाए इसके अंदर। तो 3 आ गया यहाँ पे, $18,750 किलो। ठीक है ना बच्चों, 18,750 किलो। और आखिरी निकालते हैं हम मिनिमम स्टॉक ऑफ लेवल डी, मिनिमम स्टॉक ऑफ लेवल डी ठीक है, मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है ना बच्चों, विच इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल तो देखें जरा, जी का रीऑर्डर लेवल गिवन ही नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इसको निकालने के लिए पहले कैसे करेंगे बच्चों, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ऐसे निकलेगा ना, ये हो जाएगा मैक्सिमम लीड टाइम डी का 3 मल्टीप्लाइड बाय 1250 इंटू 5 माइनस एवरेज टाइम इंटू एवरेज यूजेज, एवरेज यूजेज एंड एवरेज टाइम, एवरेज लीड टाइम तो हो गया 2 इंटू एवरेज 900
इंटू 5, ठीक है ना बच्चों। ये निकल के आ गया 3 इंटू 1250 इंटू 5, 9750 किलो। देखा जाए बच्चों ये तो बड़ा ही सिंपल सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसको आराम आराम से करते जाएं तो 10 मार्कर का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कुछ हिस्सा आगे भी गिवन है ना इसको। ओहो इतना लंबा, ये तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मैं इसका पीछे का हिस्सा काट के ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आरटीपी नवंबर 2020। ठीक है ना बच्चों, आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज आल्सो नोन एज लेबर कॉस्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको रिव्यू कर रहा था जब आरटीपी को, तो मैंने देखा था बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाल रखा था ये। इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आरटीपी नवंबर 20। GZ Limited pays the following to a skilled worker engaged in production work. The following are employee benefits paid to the employee. बेसिक सैलरी पे करते हैं हम उसको पर डे के हिसाब से। इसको येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। पर डे के हिसाब से 1000 रुपये। डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसी का 20% पे कर देते हैं हम, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस 16% ऑफ बेसिक सैलरी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 रुपीज ऑफ एक्चुअल वर्क पर डे, ये भी पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। ओवर टाइम ट्वाइस द आर्ली रेट, कंसिडर्स बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस ओनली इफ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे। अगर 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस। इफ वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे देन ओवर टाइम इज कंसिडर्ड आफ्टर 8th आवर। अभी क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने 10 घंटे काम किया, यानी कि 9 घंटे से ज्यादा काम किया, 10 घंटे 9 घंटे से ज्यादा हो गया, तो हम उसको ओवर टाइम कंसिडर करेंगे। बट पेमेंट करने के लिए हम उसको 8 घंटे से ऊपर का पेमेंट करेंगे। दोबारा से, अगर किसी ने 8.5 घंटे काम किया ना, तो उसको ओवर टाइम का कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर रहा। ये कहना चाह रहे हैं कि 1 घंटा, मतलब 8 घंटों से 1 घंटा ज्यादा तो नॉर्मल ही है, बट उसके बियॉन्ड अगर वो काम करता है 9 घंटे के बियॉन्ड, तो हम कंसीडर करेंगे ओवर टाइम। कितना? 8 घंटे से ऊपर का। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है, बट सिंपल स्टेटमेंट है। और ध्यान से ये भी कंसीडर करने की जरूरत है कि ओवर टाइम बेसिक एंड डीए दोनों को मिला के कंसीडर किया जाएगा। ये कैसे है अभी समझते हैं। वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे, डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क्स एटलीस्ट 4 आवर्स। तो जितना भी पर डे का बेसिक रेट मिलता है उसको, वो कितना था बच्चों? 1000 रुपये। इसका डबल पेमेंट होगा अगर वो एटलीस्ट 4 घंटे काम करेगा। तो हॉलीडे एंड संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस एंड स्टैच्यूटरी डिडक्शन। सारी अलाउंसेस मिलेंगी इसको, और स्टैच्यूटरी डिडक्शन कोई होगी वो भी मिलेगी। नेक्स्ट, अर्नड लीव एंड कैजुअल लीव्स, दीज आर पेड लीव्स। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ बेसिक, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, दिस इज 7% of basic and DA. The company normally works
8 hours a day 26 days in a month the company provides 30 minutes lunch break in between। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम, दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम। ये जो सारा डेटा था ना, ये नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट के, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल वर्किंग फॉर अ मंथ के लिए था। ये वाला जो डेटा है दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे उसने अगस्त के महीने में ये काम किया इतना इतना, और ये वाला जो डेटा गिवन है बच्चों, ये वाला बता रहा है कि उस महीने में मिस्टर जेड 100 घंटे इस काम पे काम किया। मतलब ये क्या है, दिस इज आवर्स बुक्ड या आवर्स यूटिलाइजेशन या टाइम यूटिलाइजेशन। लेबर ने आवर्स या काम, अपना टाइम कहाँ पे बुक किया, यूटिलाइज कहाँ किया, टाइम बुकिंग कहते हैं इसे। तो ये वो चीज़ है जो रेड से हाईलाइट किया है। ये एक्चुअल पोजीशन हो गया और ये नॉर्मल पोजीशन हो गया। इससे हमें क्या क्या निकालना है, पहले अर्निंग्स पर डे एज पर नॉर्मल निकल जाएगा, वो एज पर नॉर्मल जो डाटा हमें गिवन है इसके हिसाब से निकल जाएगा। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ मिस्टर जेड, ये तो एक्चुअल डाटा के बेसिस पे निकलेगा, ये वाला पैराग्राफ गिवन है। और वेज रेट टू बी चार्ज टू जॉब नंबर दिस, तो जो भी आपका एक्चुअल इफेक्टिव वेज रेट निकल के आएगा इंटू 100 आवर्स कर देंगे तो ये तो आ जाएगा। एक एक करके चलते हैं बच्चों, पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, अर्निंग्स पर डे निकालते हैं, फिर आगे एक एक करके चलेंगे, ठीक है ना। आइए मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए अर्निंग्स पर डे, हम अर्निंग्स पर डे निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हम नॉर्मल आवर्स पर मंथ कितना काम करते हैं, ठीक है ना। एक महीने में नॉर्मली कितना काम करते हैं, देखो 8 घंटों का एक दिन, आधे घंटे का ब्रेक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 26 दिन, 26 दिन एक महीने में, तो कितने घंटे का हो गया ये नॉर्मल आवर्स पर मंथ के हिसाब से हो गया 8 घंटे माइनस आधा घंटा, 7.5 घंटे हो गए, और ये कितने दिन के लिए, 26 दिन के लिए, 26 डेज। वन 195 आवर्स, 195 आवर्स निकल के आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब अब एक्चुअल आवर्स वगैरह तो चलो बाद की बात है, पहले यहाँ तक तो समझ में आता है हमें। उसने नॉर्मल वर्किंग आवर्स इतना है, ठीक है ना, ये तो वर्किंग नोट हो गया हमारा। तो इसके अंदर आगे देखते हैं पेमेंट क्या क्या हो रही है। ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिक वेजेस। सबसे पहले आता है बच्चों बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस पर डे के हिसाब से गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 26 दिन, 26,000। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहले हम निकाल रहे हैं नॉर्मल, नॉर्मल अर्निंग्स पर डे के हिसाब से चाहिए हमें, ठीक है ना। तो 26,000 हो गया, इसके बाद डियरनेस अलाउंस ऐड हो जाएगा इसके अंदर, दिस इज गोइंग टू बी 20% ऑफ बेसिक वेजेस। के बाद और क्या गिवन है, हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज 16% ऑफ बेसिक वेजेस। के बाद और क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, 50 रुपये पर डे के हिसाब से 50 इंटू 26 कर दिया हमने। ओवर टाइम वगैरह तो चलो बाद की बातें हैं, और ये तो एक्चुअल के हिसाब से देखेंगे। अर्नड लीव्स, दीज आर पेड लीव्स, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ
एंड पेंशन कितना कितना है बच्चों, पीएफ को कंट्रीब्यूशन 12.5% ऑफ बेसिक एंड डीए, और यहाँ पे है 7% ऑफ बेसिक एंड डीए। बेसिक तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है ऊपर 26,000। अब इसके अंदर डीए भी ऐड करना पड़ेगा, डीए निकाल लेते हैं। 26,000 का 20%, दैट इज 5200। ये हो गया 3744 2184। ये हो गया 1300 4160। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से निकल के आ गया। अब ये टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो अर्निंग्स पर डे के हिसाब से निकालना था, तो टोटल अर्निंग्स निकल के आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, दैट इज 26 डेज। अर्निंग्स पर डे के हिसाब से निकल के आ जाएगा जो नॉर्मल अर्निंग्स पर डे है। फोर टू 588 1638 रुपीज पर डे के हिसाब से। ठीक है ना बच्चों, तो होपफुली यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक तो हमने बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशंस किया, जो जो क्वेश्चन बताता गया हमने सिंपली उसको पुट ही किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। मेन दिक्कत अगर आपको किसी को आ सकती है तो वो पार्ट नंबर 2 में है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, इफेक्टिव आर्ली रेट निकालिए, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालना है जो वो एक्चुअल में कमाई कर रहा है। जो बंदा एक्चुअल में कमाई कर रहा है ना उसके हिसाब से निकालिए। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ मिस्टर जेड। ठीक है ना बच्चों, मिस्टर जेड का इफेक्टिव आर्ली रेट निकालना है कि भाई वो एक्चुअल में कितनी कमाई कर रहा है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, मिस्टर जेड ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से काम किए हैं, पहले पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2020 मिस्टर जेड वर्क्स 23 डेज इंक्लूडिंग 2 हॉलीडेज। एक ये हॉलीडे है और एक संडे को। 23 में से 2 दिन तो उसने छुट्टी वाले दिन काम किया है। एंड अप्लाइड 3 डेज ऑफ कैजुअल लीव, तो कैजुअल लीव्स का भी दे आर ऑल्सो पेड। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कैजुअल अर्न्ड लीव्स आर पेड लीव्स, इसको भी पे करते हैं हम। तो इतने घंटों का भी, इतने दिनों का भी पेमेंट होगा ही होगा। ठीक है ना बच्चों, इसके अलावा ऑन 15th एंड संडे ही वर्क 5 and 6 days रिस्पेक्टिवली विदाउट लंच ब्रेक। क्या बात है भैया, अगले को भूख ही नहीं लग रही, अगला कह रहा है मैं पूरे दिन काम करके दिखाऊंगा। 5 और 13 तारीख को उसने 10 और 9 घंटे यानी कि ओवर टाइम भी काम किया है। ठीक है ना बच्चों, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, आवर्स वर्कड के हिसाब से, तो 23 में से पहले 2 छुट्टियां तो हटाइए, 21 दिन उसने काम किया है, पूरा दिन काम किया है। 8 घंटे में से आधे घंटे का ब्रेक हटाइए, इतना काम किया है उसने, प्लस ये तो नॉर्मल वर्किंग डेज, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, दिस आर नॉर्मल वर्किंग डेज। इसके अलावा 2 दिन जो उसने 15 और 15 को काम किया है और संडे को काम किया है, वो कितने कितने घंटे काम किए, 5 और 6 घंटे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 घंटे प्लस 6 घंटे, ये कितना, ये किसका हो गया आपका हॉलीडे का इतना घंटा काम किया। और इसके बाद ओवर टाइम का कितना घंटा काम किया इसने, ये तो विदाउट लंच ब्रेक था,
उसके बाद इसका कितना काम किया है, 10 और 9। तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 10 घंटे और 9 घंटे में आधे आधे घंटे का ब्रेक भी होगा। तो 9.5 घंटे एंड 8.5, ये कैसे आया बच्चों, अगेन आधे आधे घंटे का ब्रेक भी था, इसके अंदर ओवर टाइम के नाम से मैंने लिख दिया। तो अल्टीमेटली इतने घंटे उसने टोटल मिला के काम किया है। कितने घंटे हो गए ये, कैलकुलेट करते हैं। वन 186.5 आवर्स, इतने घंटे उसने काम किया बच्चों, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब कर दूं, अब बच्चों ध्यान से देखिए, उसको हम पे कर रहे हैं बेसिक सैलरी 1000 रुपये पर डे का, ठीक है ना। अब उसने क्या किया है, 23 दिन छुट्टी मिला के तो काम किया ही किया, और इसके अलावा 3 दिन जो छुट्टी ली है, यानी कि टोटल 26 दिन, 26 डेज का उसको बेसिक पेमेंट जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों कैसे, अगर मैं यहाँ पे बेसिक पेमेंट लिखूंगा, वो हो जाएगा 1000 रुपये पर दिन मल्टीप्लाइड बाय 23 + 3। 23 तो हो गया हमारा इंक्लूडिंग 2 छुट्टी वाला, और इसके अलावा 3 दिन जो कैजुअल है, इस दिन भी पेमेंट तो हो ही रहा है ना, लिखा हुआ था ऊपर। ये तो 26,000 एज इट इज आ गया बेसिक पेमेंट का, बेसिक पेमेंट का 26,000 तो एज इट इज आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब इसके अंदर वहां पे फर्दर क्या लिखा हुआ था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, अगर वो हॉलीडे या संडे को काम करता है तो उसको डबल पर डे बेसिक रेट का डबल मिलेगा, अगर वो 4 घंटे कम से कम काम करता है। तो उसने काम कितना घंटा किया, 5 और 6। बच्चों यही चीजें याद रखने वाली है कि कब क्या चीज लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर हाईलाइट कर लीजिए जो सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या उस टाइम पे दिक्कत दे रही है, जब पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हो जाएगा एडिशनल बेसिक, ठीक है ना। 2 दिन जो उसने छुट्टी के दिन काम किया है, 1000 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो 2000 रुपये हो गया, के अंदर हम ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना लिखा हुआ था, 20%। 20% किसका हो जाएगा, 28,000 का, ठीक है ना बच्चों। 28,000 का इतना हो गया। फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, वो भी लिख ही देते हैं, 16% ऑफ बेसिक पेमेंट 28, ठीक है ना बच्चों। हाउस रेंट अलाउंस भी हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या बोल रहे हैं भैया, 50 रुपये मिलेगा जितने दिन आप एक्चुअल में काम करेंगे। एक्चुअल में तो 23 दिन काम ही किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जुड़ा 50 × 23 दिन, 23 डेज। तो 23 डेज यहाँ पे क्यों था बच्चों, क्योंकि 2 दिन तो उसने काम ही नहीं किया है, 3 दिन, सॉरी 3 दिन तो आया ही नहीं है ऑफिस में, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लिखा था जिस दिन वो आएगा तभी मिलेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम की चर्चा करते हैं बच्चों, ओवर टाइम क्या कह रहा है, ओवर टाइम आवर्स, देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है,
twice the hourly rate, twice the hourly rate considers basic and DA। इसके अंदर ट्वाइस द आर्ली रेट निकालना पड़ेगा। पहले तो ये निकाल लेते, ट्वाइस द आर्ली रेट कंसिडर बेसिक प्लस DA कितना था 20%, 200 डिवाइडेड बाय 7.5 घंटे। 8 घंटे भी ले सकते हैं, बट 7.5 घंटे का आपका इंस्टीट्यूट ही ले रखा है। दोबारा से समझाता हूँ ये किया क्या है। वहां पे कह रहा है डबल द आर्ली रेट। आर्ली रेट के अंदर क्या लेके चलना है, तो बेसिक तो लेना ही लेना है, प्लस डियरनेस अलाउंस भी लेना है। तो 1000 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 7.5। 7.5 क्यों किया बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से हमने नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दिया है। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते थे आप, नॉर्मल आइडल टाइम माइनस ना करके दिखाते, तो ये इतना यहां तक पहुंच गए। अब हमने ओवर टाइम काम कितने घंटे किया इस चीज को भी देख लेते हैं। ओवर टाइम कितने घंटे काम किया है, ये देखिए इसने 10 घंटे काम किया यहां पे, 9 घंटे काम किया यहां पे। ठीक है ना बच्चों, इसने 10 घंटे काम किया यहां पे और 9 घंटे काम किया यहां पे। तो इसका ओवर टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ 2 ही घंटे, यही वाला कंसिडर होगा ना, सिर्फ यही वाला काम कंसिडर होगा। देखिए ना यहां पे लिखा था ओनली इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, और वो 9 आवर्स से ज्यादा तो सिर्फ एक ही केस में काम कर रहा है, तो उसका पेमेंट यहां पे हो जाएगा इंटू 2, 2 घंटे का, ट्वाइस द बेसिक रेट इंटू दिस। तो आप इसकी जगह 7.5 की जगह 8 भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 640। ठीक है ना बच्चों, ओवर टाइम भी यहाँ पे लिख दिया हमने, ये भी बड़ा खतरनाक एडजस्टमेंट था। ओवर टाइम भी लिख दिया हमने यहाँ पे, बड़ा ही खतरनाक एडजस्टमेंट था ये भी। अब ओवर टाइम के बाद यहाँ पे और क्या एडजस्टमेंट्स निकल के आ रही हैं, देखते हैं। ये रहा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक एंड DA। तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉयर्स contribution, provident fund and pension। PF कितना है 12% और पेंशन कितना है 7% ऑफ बेसिक एंड DA। बेसिक तो हमारे पास 28,000 है ही, 28,000 का 20%, 33,600। ठीक है ना बच्चों, बस हो गया। ये बड़ा डिफिकल्ट है बच्चों इंटरप्रिटेशन, और मुझे लगता है जब आप इसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होंगे ना, आपको सारी एंट्रीज में दिक्कत नहीं होंगी, एक दो एंट्रीज में दिक्कत होंगी, एक दो एंट्रीज में दिक्कत होंगी आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आ गया 4480 1150 4032 2352 यहाँ पे टोटल वेजेस निकल के आ जाएगा 26,000 प्लस 2,000 प्लस 5,600 प्लस 4480 प्लस 1150 प्लस 640 प्लस 4032 प्लस 2352। टोटल वेजेस आ गया 46,254। उसने बोला था इफेक्टिव आर्ली रेट निकालने के लिए, तो हमने इसको डिवाइड किया एक्चुअल आवर्स के साथ, इफेक्टिव आर्ली रेट निकल के आ जाएगा
एक्चुअल आवर्स कितना हो गया 186.5। 248 रुपीज पर आवर, 248 रुपीज पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। इफेक्टिव आवर्ली रेट निकल के आ गया। और लास्ट में क्या मांगा गया था, देखिए कितना जबरदस्त, मेरे को बड़ा पर्सनली बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन ये। इसको एक दो बारी आप दोबारा से बार बार करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम बड़े दिक्कत देता है क्वेश्चन। जॉब नंबर इस पे कितना चार्ज किया था, 100 घंटे काम किया है। पॉइंट नंबर 3 लिखा हमने, वेजेस टू बी चार्ज्ड टू जॉब HT 200 इज इक्वल टू 100 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 248 रुपीज पर आवर विच इज इक्वल टू 24800, ठीक है ना। इस तरीके से निकल के आ गया। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन था। बोलो बच्चों यस और नो, फटाफट से बता दीजिए यस और नो। बच्चे कह रहे हैं यस। मैं जानता हूं जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है कह रहा है यस सर, मजा आ गया क्वेश्चन करके। ओके बढ़ते हैं बच्चों आगे लेके चलता हूँ ये। इसका डाटा आगे की तरफ लग रहा है मुझे, ओवरहेड्स की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ओवरहेड्स का ये वाला क्वेश्चन। ओके तो देखते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर दूं। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिस इज आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी नवंबर 20 करने जा रहे हैं बच्चों। आइए, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ थ्री मशीन्स और तीनों मशीन्स का इस तरीके से डिटेल गिवन है हमें। डेप्रिसिएशन पर एनम का डाटा है ये। ओके डेप्रिसिएशन, स्पेयर पार्ट्स, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर, बिल्डिंग, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। बच्चों इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। इंटरेस्ट नेवर फॉर्म्स, इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट होता ही नहीं है। जिन भी बच्चों को आइडिया हो, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको तो आइडिया होगा ही, जिन बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये आइडिया होना चाहिए। इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है बच्चों। इंटरेस्ट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। इसको आप इग्नोर करेंगे, नीचे नोट दे देंगे इसके लिए कि हाँ भाई इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है। मंथली चार्जेस, ये मंथली, अच्छा अगेन ध्यान रखिएगा ये पर मंथ है, आपको इसको इनटू 12 करना पड़ेगा। The foreman and attendants control all three machines and spend equal time, तो 1:1:1 के रेशियो में चला जाएगा। The following additional information is also available. Estimated direct labor hours इतना इतना इतना, रेशियो ऑफ किलोवाट रेटिंग्स इतना, फ्लोर स्पेस गिवन है। क्या है अब हमें और क्या क्या डाटा गिवन है बच्चों, ये डाटा गिवन है कि भैया देयर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड्स संडेज, there are 12 holidays besides Sundays, ठीक है ना बच्चों। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। of which 2 were on Saturdays. The manufacturing department works 8 hours in a day but Saturdays are half days. All machine works at 90%. अब ये क्या लिखा हुआ है ये मैं समझाता हूँ अभी, 2 मिनट दीजिए। You are required to calculate the predetermined machine hour rate. सिंपल टर्म्स में मशीन आवर रेट निकालने के लिए बोल रहा है आपको। फॉर द अबव मशीन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन
ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं, किस किस का, एक तो स्पेयर पार्ट्स का, और कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स की 2 एडजस्टमेंट आ गई, और एक वेजेस। मैं ऊपर स्टार लगा देता हूं ये एडजस्टमेंट्स को। किस किस की थी, कंज्यूमेबल स्टोर्स की थी क्या, नहीं स्पेयर पार्ट्स की थी। मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। एक तो स्पेयर पार्ट्स की कोई एडजस्टमेंट लिखी हुई है नीचे, और लेबर की लिखी हुई थी। तो इन दोनों चीजों की एडजस्टमेंट है, एक इनडायरेक्ट लेबर की और एक स्पेयर पार्ट की, तो ये भी समझनी जरूरी है। एक एक करके बच्चों चलते हैं, पहले हम सारा डाटा जो जो लिखा हुआ है इसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हमें आर्ली मशीन रेट निकालना है। मैं 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3, आरटीपी नवंबर 2020, ठीक है ना बच्चों। आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो मैं नोट ही डाल देता हूं इंटरेस्ट का। नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, फुल स्टॉप। इससे क्या रहेगा, एग्जामिन जब आप ये लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है, बच्चा नालायक बच्चा नहीं है, उसको आता है कि भैया ये पॉइंट उससे बाय चांस स्किप नहीं हुआ, उसको समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं फॉर्मेट। कितनी मशीन्स थी ये भी देख लें, 3 टोटल। हाँ, 1 मिनट, ए बी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, एक स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर और एक रनिंग के अंदर। अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो मैंने आपको क्लासेस के दौरान करवाया था, एक स्टैंडिंग के अंदर एक रनिंग के अंदर। देखते हैं कैसे कैसे पुट करना है इसको। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आया, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आया। कुछ भी लिखा नहीं है तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगेन इसको आप रनिंग में भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन करते जाइए बच्चों, साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। 2,75,000 का यहाँ पे आ गया, 75,000 का यहाँ पे आ गया, 50,000 का यहाँ पे आ गया, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से निकल के आ गया। नेक्स्ट, स्पेयर पार्ट्स का कुछ एडजस्टमेंट है, और स्पेयर पार्ट्स तो हमारा रनिंग एक्सपेंस ही हो गया ना, तो रनिंग में डालते हैं पहले तो इसको। वर्किंग नोट नंबर 1, अब वर्किंग नोट करके दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, स्पेयर पार्ट्स 40 40 20। अब ये यहाँ पे लिखा क्या है देखते हैं। पहला तो ये लिखा हुआ है कि स्पेयर पार्ट्स 15% से महंगे हो गए हैं, और दूसरा ये लिखा है कि एन इंक्रीज ऑफ 25% इन कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स फॉर मशीन बी एंड सी ओनली। अब ये क्या क्या है बच्चों, बड़े सिंपल से एडजस्टमेंट है। अगर मैं ए बी सी यहाँ पे लिखूँ पर्टिकुलर्स, तो ये कह रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं
स्पेयर पार्ट्स 40 40 20, ठीक है ना। इसके अंदर हमने 15% से प्राइस बढ़ा दिया, $46,000, 46,000, 23,000, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। उसके बाद वो फर्दर बोल रहे हैं कि बी और सी के अंदर फर्दर कितना परसेंट इंक्रीज हो गया था, 25%। तो डैश हो गया बी और सी में। ये हो गया 46,000, 57,500, 28,750, ठीक है ना बच्चों। तो इसको पीछे जाके पुट करना है, 46,000, 57,500, 28,750, ठीक है ना। तो ये भी एडजस्टमेंट होगी दोनों हमारी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डन, स्पेयर पार्ट्स डन। अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये मशीन आवर वाला क्वेश्चन चल रहा है, समझ रहे हो ना। पावर, पावर गिवन है 4 लाख, पावर तो रनिंग ही हो गया, चार लाख हो गया पावर, ठीक है ना। अब इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिपेंड करता है कि भाई आपको डाटा क्या गिवन है, और डाटा आपको एक रीजनेबल बेसिस लेना होता है बच्चों, याद आ रहा है ये। हमें एक रीजनेबल बेसिस लेना होता है, तो किलोवाट रेटिंग ले सकते हैं 3:2:3, तो किलोवाट रेटिंग ले सकते हैं 3:2:3, या फिर इसको नहीं, मशीन आवर्स नहीं है ना, तो इसी से ले सकते हैं, 3:2:3 ही बेस्ट रहेगा। हमने इसको डिवाइड कर दिया 3:2:3, 6 + 2, ये 8 हो गया ना, तो ये 4 लाख, 8 × 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है ना बच्चों। पावर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स तो हमें एज इट इज गिवन है, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स को भी मैं रनिंग में ही डाल देता हूं, ये तो गिवन ही है हमें। $30,000, 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स। इसको हम इंश्योरेंस ऑफ मशीन को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों, कैपिटल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंश्योरेंस को हम कैपिटल के बेसिस पे, या कोई और बेसिस दिख रहा है हमें, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन के बेसिस पे कर देते, अज्यूमिंग ए डेप्रिसिएशन इज ऑन मशीन। अगेन बच्चों मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ ये कॉन्सेप्ट, हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी खर्चा होता है इसको ऑन अ रीजनेबल बेसिस, ऑन अ रीजनेबल बेसिस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। हम यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस ऑन मशीन है 80,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 3:3:2, 30,000, 30,000, 20,000, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ पा रहा है ये।
नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर बच्चों नीचे देखते हैं, इसके लिए एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ये रहा 20% इंक्रीज इन वेज रेट्स। इनडायरेक्ट लेबर हमारी 20% से बढ़ गई है, और इनडायरेक्ट लेबर कितनी हो गई 20% से बढ़ने के बाद 2,40,000। मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर 3 इनडायरेक्ट लेबर 2,40,000, और इसके तो आर्स गिवन ही है हमें, कि डायरेक्ट लेबर आर्स गिवन ही है हमें बच्चों। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले तो 2,40,000 कैसे आया कि 20% से बढ़ गया, और इसको 2:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये फ्लोर एरिया के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे वैसे हमें एक और कॉलम ऐड कर लेना चाहिए था, जहाँ पे हमें बेसिस का कॉलम बना के ना वो भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में। तो मेंटेनेंस कितना है बच्चों, मेंटेनेंस का खर्चा 2 लाख का। मेंटेनेंस का खर्चा बिल्डिंग मेंटेनेंस है, तो इसको खर्चा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1। 40,000 ठीक है ना। बिल्डिंग मेंटेनेंस डन, ये तो इग्नोर ही करना है। मंथली रेंट एंड रेट्स, ठीक है ना। तो पहले तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 12, तो रेंट्स, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 12 हुआ 2,40,000, ठीक है ना। और इसको फ्लोर एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे रेंट को, अगेन 2:2:1। यहाँ पे बच्चों याद करिए, मैंने आपको बताया था ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बेसिस को एक ही बार यूज करें, तो बार बार भी यूज किया जा सकता है। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000, 96,000, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया ये। अब क्या बच गया, सैलरी ऑफ फोरमैन एंड अटेंडेंट्स पर मंथ है, तो इन दोनों को ऐड करके इकट्ठे एंट्री कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीनों मशीन का ध्यान रखते हैं और इक्वल टाइम देते हैं, तो 1:1 के रेशो में यहाँ पे हमने कर दिया सैलरी 1:1:1। तो यहाँ पे खर्चा कितना हो जाएगा 42,000 प्लस 12,000 इंटू 12, ये हो गया 6,48,000। मैंने दोनों को ना इकट्ठे कर दिया, जगह भी कम पड़ रही थी यहाँ पे, सही हो गया उससे काम। 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है बच्चों, वैसे तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई हो सकता है, बट हमने इसको सिंपली क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स, ये निकल के आ जाएगा आर्ली रेट, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, पहले टोटल कॉस्ट निकाल, चलो पहले ऐसा करते हैं टोटल कॉस्ट, चलो टोटल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 6,48,000 प्लस 1,32250 प्लस 4 लाख प्लस 80,000 2,220,250। अरे ये, अरे क्या कर रहा हूं मैं अभी, पूरे टोटल का ही कर दिया जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है।
90,000 प्लस 80,000 प्लस 96,000 प्लस 2,16,000 प्लस 46,000 प्लस 1 7 8 3 1 2 3 7 6 9 5 डबल 66750 है ना। अब इसको बच्चों जो मशीन आवर से डिवाइड करना है ना, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है समझने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है समझने वाला विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी समझ लेते हैं। मशीन आवर से डिवाइड करना है जो, इसके लिए ना हमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो ये वाला पैराग्राफ था, ये वाला। और ऊपर भी कुछ डाटा गिवन है क्या? नहीं। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। There are 12 holidays besides Sundays in the year, of which 2 were on Saturdays. The manufacturing department works 8 hours in a day, but Saturday are half days. All machine work at 90% capacity throughout the year. 2% is reasonable for breakdown. Okay? 12 तो छुट्टियां हो गई, of which 2 were on Saturday. अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। लिखा वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है ना। अब ये कैसे निकल के आएगा बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया एक तो संडे की छुट्टी होगी, ठीक है, और उसके अलावा 12 छुट्टियां और हैं। तो हॉलीडेज जिस दिन काम ही नहीं हो रहा वो हो गई 52, तो संडे हो गए। इसके अलावा 12 और हो गई, तो ये कितने हो गए? 64 डेज। और सैटरडे कितने हो गए बच्चों? वैसे तो 52 होते हैं सैटरडेज, बट इसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 ओवरलैप हो रही हैं, 2 हॉलीडेज वर सैटरडेज, तो इसमें 2 माइनस किया तो 50 डेज हो गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हमें टोटल डेज निकालने हैं, टोटल फुल डेज, तो ये कितना हो जाएगा? 365 माइनस 64, ये वाले हटा दिए, माइनस 50, ये वाले हटा दिए, तो हमारे पास ये फुल डेज बच गए। फुल डेज कितने हो गए? 251 डेज, क्या ना बच्चों? 251 डेज। इसके अंदर से टोटल आवर्स कैसे निकल के आएंगे? अब देखिए ध्यान से, इस 251 डेज तो हमने फुल डेज काम किया है, विच इज इनटू 8 आवर्स, प्लस बाकी 50 दिन भी तो काम किया ना। 50 दिन हमने सिर्फ 4 घंटे के हिसाब से काम किया है, हाफ डेज काम किया ना। 251 इंटू 8, तो ये हो गया 2208 आवर्स। ये तब है जब हम सारी मशीन्स को, मतलब कोई भी एक मशीन को इतने पूरे 100% कैपेसिटी पे काम करवाएं, बट वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी कितनी यूज हो रही है? 90%। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड 2208 आवर्स का 90% कैपेसिटी, और इसमें से 2% का ब्रेकडाउन माइनस कर देंगे दिस, और इसका फिर 2% ब्रेकडाउन माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया?
1947 पॉइंट समथिंग समथिंग आवर्स, जिसे हम 1948 आवर्स भी लिख सकते हैं बच्चों। 1948 आवर्स हो जाएगा ये। तो मशीन आवर्स हो गया 1948 आवर्स से डिवाइड किया, क्योंकि पर मशीन के हिसाब से निकाल दिया ना हमने, तो इससे डिवाइड किया तो ये निकल के आ जाएगा 783,000 डिवाइड बाई 1948। ये आ गया 401 या 402 ही लग रहा है, 402 रुपये पर मशीन आवर। $395 343 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ये निकल के आ गया पूरा का पूरा आपका फाइनल आंसर। मतलब पॉइंट्स में है तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, इस तरीके से निकल के आ गया। आज के इस सेशन के अंदर बच्चों हमने आरटीपी नवंबर 2020 के 3 क्वेश्चंस किए और तीनों क्वेश्चन बड़े ही हैवी क्वेश्चंस हैं, इसको करने में हमें 1 घंटा लग गया है। अगर आपको इनके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे या तो इन ऊपर जो लिंक्स आ रहे हैं इनमें जाके मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप सभी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स में जाके भी मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेकर आऊँगा जो इतने ड्यूरेशन की होंगी या इनसे हल्का आगे पीछे होंगी, और हम आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स, ये सब प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप सभी रेडी रहिए, पूरा का पूरा अपना कोर्स रिवाइज करिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके बाद एफएम का भी रिवाइज करिए। मैं आपके लिए रेगुलरली इसी तरीके से एक के बाद एक प्रैक्टिस सेशंस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस मिलती रहें। बाय बाय, टेक केयर।